हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। हम यहाँ ऐसी कंपनीज को डिस्कस करते हैं, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करते हैं जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया जा सके विद मिनिमम टू मिनिमम रिस्क, कैपिटल सेफ रहे। यही हमारा मोटिव होता है, कैपिटल सेफ रखना। प्रॉफिट थोड़ा कम बने, ज़्यादा टाइम में बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैपिटल नहीं जानी चाहिए, कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होनी चाहिए, मोमेंटम अच्छा होना चाहिए। चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग में हम करें, चाहे लॉन्ग टर्म की कुछ पोजीशंस को रखें। तो ऐसी ये कंपनी का एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। डिस्कस करते हैं स्पाइस जेट के बारे में। क्यों ये स्टॉक न्यूज़ में है, क्या क्या इस पर न्यूज़ चल रही है, क्यों ये नीचे के लेवल से डबल हो चुका है, लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे काम कर रहा है, कितना पैसा इसमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, किस लेवल पे लगाना चाहिए, कितना ये नीचे आ सकता है, कितना रिस्क है इसके अंदर और कितना रिवार्ड दे सकता है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, केस स्टडी करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसकी बुक्स कैसी हैं, टेक्निकल्स क्या बोलते हैं इसके, तो वो सब हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को डिटेल में देखना ताकि आपको एक एक चीज़ आगे तक के लिए क्लियर हो जाए। तो चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। स्पाइस जेट, जैसे आपको पता है, एविएशन फील्ड में कंपनी काम करती है और जो इसकी फ़्लाइट्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों चलती हैं। ये इसकी कंपनी की वेबसाइट है और 2004 में ये कंपनी फाउंडेड हुई है रॉयल एयरवेज के नाम से। जो ऑपरेशंस इनके स्टार्ट हुए हैं 23 मई 2005 को स्टार्ट हुए हैं। जो इनका फ्लीट साइज है वो 117 है। सब्सिडरी जो है स्पाइस एक्सप्रेस के नाम से हैं, जो कार्गो में है। डेस्टिनेशन जो कवर करते हैं 53 डेस्टिनेशंस हैं जिनकी फ़्लाइट्स जाती हैं। इंटरनेशनली 2 जाती हैं इनकी, बाकी सब डोमेस्टिक हैं। जो एम्प्लॉयज 2018 की जो फाइनेंशियल ईयर थे उसके अकॉर्डिंग 8447 इनके एम्प्लॉयज़ थे। तो स्ट्रेंथ अच्छी नज़र आती है, बट कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए फ्लीट को बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं इनका प्राइस क्या चल रहा है शेयर मार्केट में। आप देखेंगे जो स्पाइस जेट है वो 106 के आसपास काम कर रहा है। 6.52 की तेज़ी रही है इसके अंदर और जो डे हाई रहा है वो 108 के आसपास का रहा है, यहाँ देखिए, और 100 के आसपास का इसका लो रहा है। तो 52 वीक हाई जो है 119 के आसपास का है और जो 52 वीक लो है 30.65 के आसपास का रहा है। 119 का 52 वीक हाई रहा है। अगर आप इस साइन को देखें तो आप देखेंगे वॉल्यूम ट्रेड, मतलब कि ये जो 6.47% ये इंक्रीज हुआ है, ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इंक्रीज हुआ है। अब देखिए 2,98,11,000 की इसकी डिलीवरी है, जबकि 5 डे की एवरेज जो चलती थी वो 1,97,00,000 की चलती थी और 10 डेज की जो थी 1,74,00,000। 30 दिन की जो एवरेज थी 1,40,00,000 की एवरेज डिलीवरी आती थी, जबकि अब इसकी जो डिलीवरी आ रही है 2,98,00,000 की है। तो किस वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया आप देख सकते हैं, क्या एकोमुलेशन हुआ होगा। और BSE पे भी देखिए जो एवरेज वॉल्यूम है उससे हाई ट्रेड किया है इसने। अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं टेक्निकली तो वेरी बुलिश नज़र आता है, वीकली चार्ट पे बुलिश नज़र आता है और मंथली चार्ट पे भी बुलिश नज़र आता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 6373 के आसपास की, यानी 6373 करोड़ की मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी ये आती है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं तो कोई गिल्ट नहीं बनती है। जो डिलीवरीज गई हैं इतने हाई वॉल्यूम पे वो 43% के आसपास की डिलीवरी गई हैं। डिलीवरी होती हैं जो मार्केट में शेयर्स ट्रेड करते हैं उसकी एक परसेंटेज निकाली जाती है कि कितने इंट्राडे में क्लोज हो गई हैं पोजीशंस और कितनी लोगों ने डिलीवरी शाम को घर लेके गए हैं। तो ये डिलीवरी जो है 43% के आसपास की बनती हैं। इंडस्ट्री भी 21 के आसपास की है, बट EPS इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कंपनी ने लॉस बुक किया था, तो उस वजह से EPS नहीं है तो PE भी नहीं बनेगी। ROCE की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है -269% है। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं, जैसे मैंने बताया। ROE भी इसकी नज़र नहीं आती है। अगर चार्ट के ऊपर देखें तो जो स्टॉक है अभी क्रॉस किया है उसने 11 नवंबर को 53.90 का जब लेवल क्रॉस किया 48% डिलीवरी के साथ, और यहाँ वॉल्यूम देखिए क्या वॉल्यूम्स बने थे। तो 200 DMA से ऊपर ये काम कर रहा है। 200 DMA के ऊपर निकलने का मतलब होता है स्टॉक एक बुलिश मोड में आ गया है। कंपनी की जो सेल ग्रोथ है 21.68% है इन लास्ट 10 ईयर्स। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम डिस्कस करते हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स का इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो सेल्स की देखेंगे तो आप 2069 थी दिसंबर 2017 में, जो सितंबर 2020 में 1055 हो गई है।
और जून में देखेंगे तो 515 के आसपास थी। ये कोविड इम्पैक्ट था जब फ्लाइट्स बिल्कुल बंद हो गई थी। मई के अंदर इनकी फ्लाइट्स कुछ खुली थी, बट एक लिमिटेड कैपेसिटी थी जिसके साथ ही ये फ्लाइट ऑपरेट कर सकते थे। तो यहाँ काफ़ी इनका इम्पैक्ट आया है। और सितंबर में धीरे धीरे जैसे जैसे राइज हो रही हैं, जो पैसेंजर की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, ऑपरेशंस बढ़ाए जा रहे हैं, तो अगेन ये उसी लेवल पे पहुंचने की ट्राई कर रहा है। ओपीएम जो एक कंपनी के लिए काफ़ी मैटर करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 15% हुआ करते थे, अब 19% पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट जून क्वार्टर में -38 के ऊपर भी चले गए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो आ रहे हैं वो दिसंबर 2017 में 303 के आसपास थे, जो कि अब 204 के आसपास आ रहे हैं। धीरे धीरे ये रिकवर कर रहा है। जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था उसकी वजह से माइनस में 195 के ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स थे वो माइनस में चले गए थे। नेट प्रॉफिट जो है 240 करोड़ का दिसंबर 2017 में दिया था, जो कि -113 के आसपास का इसका सितंबर 20 का है। इसलिए वहाँ पे आपको ईपीएस नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि ये लॉसेस दे रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर बैलेंस शीट को पिछले कुछ ईयर्स की हम कंपेयर कर लें तो आपको जो नज़र आएगा, जो सेल्स थी मार्च 2019 में 1689 करोड़ के आसपास की थी, जो कि मार्च 2020 में 12,359 करोड़ के आसपास की हो गई है। तो सेल में अच्छी मतलब की बढ़ोतरी हुई है इनकी। ओपीएम जो है -27% के आसपास है, जो कि 4% के आसपास है। पहले जो ओपीएम हमने डिस्कस किए थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर किए थे, अब ये एनुअल है। एनुअल ओपीएम का मतलब होता है पिछले 4 क्वार्टर की, जो मतलब जो 4 क्वार्टर होते हैं एनुअली, उसकी एक एवरेज निकाल के देखा जाता है कि क्या एवरेज आई है। कोई क्वार्टर होगा 4%, कोई 6%, 9% और 6%, तो उसकी एक एवरेज निकाली जाती है। तो यहाँ -27% हुआ करता था, जो कि अब 4% के आसपास आ रहा है। पिछले जो ईयर में था 0% के आसपास इनका था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आ रहा है -450, जो मार्च 2009 में हुआ करते थे, अब 515 के आसपास इनका प्लस में चल रहा है। और टीटीएम भी देखेंगे, ट्रेलिंग 12 मंथ का जो है 12 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट चल रहा है। नेट प्रॉफिट जो था सभी इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर इनकम्स वगैरह निकाल के जो इनका नेट प्रॉफिट आता है वो 353 करोड़ के आसपास मार्च 2009 में हुआ करता था, जो कि -1440 के आसपास हो गया है। तो माइनस क्यों हो रहा है, इसको अभी बुक्स में हम देखते हैं किस रीजन की वजह से जब माइनस में जा रहा है, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो माइनस होने का क्या रीजन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस है बट नेट प्रॉफिट माइनस हो रहा है। तो डेट देखते हैं बैलेंस शीट में कितनी दिखाई दे रही है। मार्च 2009 में जो थी 489 करोड़ की थी, जो कि बढ़ के 9100 करोड़ की हो गई है। ये एक मेजर इशू है एविएशन इंडस्ट्री में। जो डेट है वो काफ़ी हाई रहती है, जिसकी वजह से कंपनीज क्लैप्स करती हैं। तो मार्च 2020 में आप देखेंगे 1100 करोड़ के आसपास की डेट थी, वो 9100 करोड़ के आसपास की होगी, क्योंकि इन्होंने अपना फ्लीट साइज जो एक्सपेंशन करते हैं उसके लिए कैपिटल चाहिए होती है। रिजर्व जो थे -677 से माइनस होकर 2886 करोड़ के आसपास के हैं। एसेट जो 752 से थे वो इंक्रीज होकर 12,094 करोड़ के आसपास के इनके एसेट्स बने हैं। तो डेट जो एक नज़र आता है, जो एक शार्प इंक्रीज हुआ है, तो वो एक मेजर कंसर्न है, जो कि 9100 करोड़ के आसपास पहुंच गया। एक मेजर कंसर्न है। मेजर कंसर्न इसलिए है क्योंकि जो भी कंपनी अपने रिवेन्यूज के ऊपर प्रॉफिट बनाती है और वो प्रॉफिट जो होते हैं सारा का सारा इंटरेस्ट में चला जाता है, तो कंपनी नेट जो होता है वो माइनस में रहती है। तो आगे आगे क्या होता है कि वो बर्डन अगर इंक्रीज होता है तो आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है, कैश फ्लोज आपके माइनस में चले जाते हैं। जो कंपनी के अगर कैश फ्लो या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है तो वो नए बिजनेसेस में हाथ नहीं डाल सकते। मेजर प्रॉब्लम ये आती है इनके साथ। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप डिस्कस करते हैं, पिछले कुछ क्वार्टर का दिसंबर 2017 में जो प्रोमोटर की होल्डिंग थी 60.03 थी, जो कि सितंबर में ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, बहुत ही मिनिमम सी माइनस हुई है। FIA जो 7.58 थे, इन्होंने अपना सारा पैसा निकाल लिया 0.98। DII 4.6 से इंक्रीज हुआ 8.19 के आसपास। अगर पब्लिक में देखेंगे तो 30.92 के आसपास की होल्डिंग है। अगर आप देखेंगे लास्ट सितंबर में राकेश झुनझुनवाला जी के भी इसके अंदर स्टेक थे। सितंबर 2019 में 1.67 की उनके पास होल्डिंग थी, जो कि 1.25 थी। धीरे धीरे इन्होंने इंक्रीज की थी, बट उसके बाद इन्होंने अपना स्टेक बेच दिया था। अगर देखेंगे मीनाक्षी भार्गवा, विजय भार्गवा के पास 1.12 1.09 की होल्डिंग है, काफ़ी टाइम से इन्होंने होल्ड की हुई है। लोटस वेल्थ मैनेजमेंट ने भी इस क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे 1.17 का स्टेक बाय किया है। तो ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह सब ठीक है, स्टेबल है। डेट जो एक नज़र आता है बुक्स के अंदर वो एक मेजर कंसर्न है, और धीरे धीरे ऑपरेशंस इनके स्मूथ हो रहे हैं, तो उसमें हो सकता है रिवेन्यू बढ़े, मार्जिन्स इंक्रीज हों, तो चीज़ें वापस ट्रैक पे आएँ। अभी हम न्यूज़ देखते हैं, जो न्यूज़ क्या चल रही हैं। एविएशन मिनिस्टर जो हैं उनका कहना है, हरदीप सिंह पुरी जी का कहना है
फ्लाइट ऑपरेशन टू रिज्यूम इन ए रेगुलर वे बाय जनवरी 2021। ये जो अनाउंसमेंट थी 19 नवंबर के आसपास की अनाउंसमेंट थी कि जनवरी 2021 से हम जो है 100% जो ऑपरेशंस हैं एविएशन में वो स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये जो ऑपरेशंस इनके स्टार्ट हुए थे, एयरलाइन सर्विसेज मई में जो स्टार्ट हुई थी, मार्च 20 से ऑलमोस्ट ये बंद रहा था, और मार्च, अप्रैल और मई, तो मई में इन्होंने दोबारा स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 25 मई के आसपास स्टार्ट किया था। 2 महीने के लिए पूरा ऑपरेशंस बंद रहा था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे शट फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ ड्यू टू ऑनसेट ऑफ कोविड-19 इन दी कंट्री। उसके बाद ये ऑपरेशन जो स्टार्ट हुए मई में स्टार्ट हुए, और एक कंडीशन के साथ स्टार्ट हुए थे 3000 पैसेंजर्स एवरी डे। तो 3000 पैसेंजर के साथ ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। दिवाली के आसपास जो थे 2.5 लाख पैसेंजर के आसपास ये चीज़ें बढ़ गई थी। अब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं तो रिवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे, और रिवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, और जो बैलेंस शीट पे प्रेशर नज़र आ रहा है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। इनका मानना है कि अब हम 70% जो है कैपेसिटी, नवंबर की ये स्टेटमेंट है, 70% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये 80% होगी, और दिसंबर तक 80% हो जाएगी, और उसके बाद जो है जनवरी से इसे फुल फ्लैश खोल दिया जाएगा 100% कैपेसिटी के साथ। एक न्यूज़ आप ये भी देख सकते हैं जो दिसंबर 12 की न्यूज़ है, बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है। इसके अंदर दिखाया गया है कि जो किस वे में जो एविएशन इंडस्ट्री काम कर रही है। 33% कैपेसिटी जो थी, 52 लाख पैसेंजर के ऊपर जो कैपेसिटी बनती है, जो डेली इनकी कैपेसिटी थी, वो उसका 33% जो था अगस्त 2020 में कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, और 46% जो था सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर में जो था 33 से इंक्रीज होकर 46% हो गई थी। अक्टूबर में आप देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, सितंबर से भी 33% इंक्रीज हो गई थी। तो आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ अच्छा राइज हो रहा है। अब देखेंगे कि जो ईयर ऑन ईयर कैपेसिटी है अभी डिक्लाइंड है पिछले साल से 58% के आसपास। अभी बहुत स्कोप है इसके अंदर ऊपर जाने के लिए। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो ग्रेजुअली इंक्रीज, द नंबर ऑफ फ्लाइट्स डिपार्टिंग हैज आल्सो ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 416 ऑन डे 1 टू 1749 ऑन 156 डे। अगर 26 अक्टूबर को जिस दिन इन्होंने फ्लाइट स्टार्ट की थी मई में, उससे 156 दिन बनते हैं, तो 416 फ्लाइट्स के साथ स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद 1749 फ्लाइट्स इस टाइम ऑपरेट हो रही हैं। तो धीरे धीरे जो है लॉकडाउन ओपन कर रहे हैं इसे, और धीरे धीरे ऑपरेशन ट्रैक पर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे दी एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर फ्लाइट ड्यूरिंग अक्टूबर 2020, तो एक फ्लाइट में 106 पैसेंजर हुआ करते थे, और जो पिछले साल अक्टूबर में सेम मंथ में 131 पैसेंजर हुआ करते थे। जो इसका लोड फैक्टर आता है किसी भी इंडस्ट्री एविएशन फैक्टर में, जो होता है लोड फैक्टर पे ही सब चीज़ें कैलकुलेशन होती है, पैसेंजर लोड फैक्टर PLF, जो कि 68% के आसपास का आता है, और जो कि 2019 में 83.6% के आसपास था। मतलब कि जो सीट्स होती हैं किसी भी प्लेन में, उसकी जो कैपेसिटी का अगर 19 में देखें तो 83.6 का जो लोड फैक्टर आता था, अभी वो 68% के आसपास है। तो अभी काफ़ी स्कोप है ऊपर जाने का, तो रिवेन्यूज बढ़ने के चांसेस हैं। एक और न्यूज जो आप देखेंगे, ये तो जनवरी से जो ऑपरेशन स्टार्ट होंगे 2021 से, वो मैंने बताया कैसे कैसे रिवेन्यू इनके इंक्रीज हो सकते हैं और कैसे बैलेंस शीट इनकी द्वारा ट्रैक पे आ सकती है। एक न्यूज जो आप देखेंगे, स्पाइस जेट एंड स्नोमैन लॉजिस्टिक जंप ऑन पैक्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग कोविड-19 वैक्सीन। ये क्या न्यूज है? अभी जैसे वैक्सीन की न्यूज़ आ रही है कि वैक्सीन जल्दी ही बनने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पाइस जेट और स्नोमैन ने एक MOU साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग देश के कोने कोने में जो वैक्सीन है कोरोना की, वो पहुंचाई जाएगी गांव तक और देश के कोने कोने तक। तो उसमें स्पाइस जेट जितना भी है एयर का जो ट्रैवल है वो देखेगा, और ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ के लिए स्नोमैन को हायर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर स्पाइस जेट एंड स्नोमैन हैज साइंड ए मेमोरेंडम और आर्टिकल jointly to seamless air logistic to snowman clients, क्योंकि जो ग्राउंड की एक्टिविटी है वो सारी स्नोमैन देखेगा। सेकंड जो इनका टाई अप हुआ है वो है ओम लॉजिस्टिक के साथ। ओम लॉजिस्टिक का जो खास बात है वो ये है कि इनके पास लगभग 40,000 ऐसे पॉइंट हैं जो एक कोने कोने में देश के पहुंचा सकते हैं। और सेकेंडली जो होता है, ये कोविड वैक्सीन जो है, इसका टेम्परेचर जो है -40 डिग्री से 25 डिग्री तक मेंटेन करना जरूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ओम लॉजिस्टिक है उसके पास पूरा इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें
कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको देश के कोने कोने में स्मूथली पहुंचाया जा सके और उसकी जो एक लिमिट है टेम्परेचर की उसको मेंटेन करके पहुंचाया जा सके। तो ग्राउंड पे जो काम है वो सारा का सारा ओम लॉजिस्टिक एंड स्नोमैन के पास है और स्पाइस जेट ने इनके साथ एमओयू साइन किए हैं। तो इसका शेयर के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। अभी एक न्यूज़ आप और देखिए, स्पाइस जेट कुड रीच 175 to 180 इन ए ईयर। तो शॉर्ट टर्म में 125 to 130 एंड लॉन्ग टर्म में 175 to 180। इनका कहना है कि ये जो टाई अप्स हुए हैं ओम लॉजिस्टिक वगैरह के साथ, तो इसका बहुत ही अच्छा असर आएगा, क्योंकि जो स्पाइस जेट की एक सब्सिडरी है स्पाइस एक्सप्रेस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनकी एक सब्सिडरी है कार्गो के लिए। तो स्पाइस एक्सप्रेस की जो कार्गो की सब्सिडरी है वो 17 कार्गो प्लेन्स हैं उनके पास, और ओम लॉजिस्टिक के पास जैसे मैंने बताया 19,000 जो है पिन कोड्स हैं देश के कोने कोने में जो वैक्सीन को पहुंचाने के लिए। तो इन दोनों का जो टाई अप है वो बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। अब आप एक चीज़ और नोट कीजिए, स्पाइस जेट ने एक अपनी सब्सिडरी और स्टार्ट की है जिसका नाम है स्पाइस फार्मा प्रो। ये स्पाइस फार्मा प्रो क्या करता है कि इसका स्पेशली काम यह है कि जितनी भी फार्मा से रिलेटेड या केमिकल से रिलेटेड जो कंपनी है जिसके अंदर बहुत ही सेंसिटिव टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है, आप देखिए। Also, I would like to mention that recently Spice Express has introduced their new specialized service called Spice Pharma Pro, having capacity to transport extremely sensitive drugs in controlled temperature ranging from -40 to 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन्होंने एक अलग से ही डिवीजन बनाया है उसके अंदर स्पाइस फार्मा प्रो करके, जिसके अंदर ऐसे कार्गोज होंगे जो फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे। उनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो -40 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है, तो इनके पास वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब जब स्पेशल चीज़ें होती हैं, किस लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इनको हाई रेवेन्यू मिल सकता है और हाई मार्जिन्स आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। ये भी जस्ट स्टार्ट हुआ है और जैसे जैसे कोविड का भी आपको पता है कि ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये 3-4 साल इसे लगेंगे। तो इनके जो रेवेन्यूज हैं स्पाइस फार्मा प्रो, इसके थ्रू बहुत हाई मार्जिन्स पे ये काम करेंगे और हाई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हाई रेवेन्यू एंड हाई मार्जिन्स। तो इसका क्लियर स्टॉक के ऊपर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और स्टॉक चार्ट्स पे कैसे काम कर रहा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। स्टॉक जो था प्री कोविड से पहले जो फरवरी मार्च में था वो ऑलमोस्ट 100 की रेंज में काम कर रहा था, 90 और 100 के आसपास ये काम कर रहा था। आप देखिए यहाँ पर 94 के आसपास जो स्टॉक था वो काम कर रहा था, 94 के आसपास। उसके बाद ये ब्रेक हुआ है तो ये ऑलमोस्ट 33-34 के लेवल के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद ये रिकवर होकर एक बड़ी ही नैरो रेंज में काम कर रहा था 46.4 के आसपास और यहाँ पर 54-55 के आसपास। आप देखिए इस पीरियड के अंदर इसने पूरा ये टाइम निकाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो नैरो रेंज में स्टॉक काम करते हैं और फंडामेंटली इनके इंप्रूव होने के चांसेस होते हैं। जैसे एविएशन इंडस्ट्री का ये था, जैसे जैसे इनकी फ्लाइट स्टार्ट होंगी तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। तो आज नहीं करेगा, कल करेगा, 3 महीने बाद करेगा, ये तो कंफर्म था ब्रेकआउट करेगा। तो एक नैरो रेंज में ये काम कर रहा था 46 to 54 के बीच में, और जैसे ही ये यहाँ पे न्यूज़ आई है तो इसके बाद इसने सडन स्पाइक दिया है, ये देखिए, और उसके बाद फिर अगेन स्पाइक। ये वैक्सीन की न्यूज़ के बाद और ज़रा स्पाइक देना स्टार्ट किया है। अब इसका लो साइड क्या बनता है, ऑलमोस्ट स्टॉक तो अपने लो से डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो क्या इसके अंदर अभी एंटर करना चाहिए? बिल्कुल इसके अंदर एंटर करना चाहिए, क्योंकि इसके जो आगे आने वाले हैं फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे वैक्सीन की जो न्यूज़ है उसके भी थ्रू, और जैसे जैसे ये जनवरी 2021 से ऑपरेशन स्टार्ट होंगे उसके बाद और भी ज़्यादा इनके रेवेन्यूज स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छे मार्जिन्स पे काम करेंगे। तो आने वाले टाइम में इसके फंडामेंटल्स सही हो सकते हैं। आपको पिक करना है 98 to 100 के लेवल में पिक कर सकते हो आप, और ये इसका जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन बनता है वो 90-92 के आसपास का स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन बनता है। जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 90-92 के आसपास रख सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, कम से कम 3 साल के लिए रखना चाहिए और बिना स्टॉप लॉस के काम करना चाहिए। अगर स्टॉक नीचे भी जाता है तो रिकवर करेगा ये। और जो इमीडिएट इसका जो मिड टर्म के लिए रखना चाहते हैं वो शॉर्ट टर्म वाले 125-130 का टारगेट लेके चल सकते हैं 92 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के। बट अगर कोई मिड टर्म के लिए रखना चाहता है, साल के लिए रखना चाहता है, तो आप देखिए 150 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनता है। यहाँ पे भी शेयर जो है 150 के आसपास ही ट्रेड किया करता था। यहाँ से इसने नीचे ब्रेक दिया। यहाँ क्यों दिया था कि 150 के आसपास चल रहा था,
यहाँ इसलिए दिया क्योंकि सेबी के रूल्स आए थे मिड कैप कंपनियों के लिए और स्मॉल कैप कंपनियों के लिए। वहाँ पे काफ़ी म्यूचुअल फंड ने अपनी सप्लिंग की थी शेयर्स की, तो वहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप सभी क्रैश हुए थे। A to Z जो शेयर्स है सभी क्रैश हुए थे, उसके अंदर SpiceJet भी क्रैश हुआ था। तो यहाँ पर ये 150 पे ट्रेड करता था, उसके बाद ये डाउन आया, उसके बाद ये फिर धीरे धीरे रिकवर हुआ है और अगेन 150 को टच किया है। आप देखिए 3-4 बार इसने 150 के लेवल को ही टच किया है। 150 को किया करेक्शन, फिर 150 को टच किया करेक्शन, 150 को टच किया, उसके बाद कोविड-19 का जो इफेक्ट आया वो स्टॉक नीचे चला गया। अब अगेन ये 106 के आसपास आ रहा है, तो 150 का जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है। जो मिड टर्म के होंगे उनको 150 पे अपना निकल सकते हैं, क्योंकि ये 150 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा और टाइम निकालेगा। यहाँ पर इतनी जल्दी ये ऊपर नहीं जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म के हैं उनको यहाँ पे भी बना रहना चाहिए। 225 के लेवल ये इजीली दिखाएगा आपको, आने वाले 2 साल 3 साल ये लेगा, बट 200-225 के लेवल इजीली ये दिखाएगा। यहाँ से डबल आपको रिटर्न करके देगा। अगर 150 का लेवल ये ब्रेक करता है, मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ इसे। ये देखिए, अगर 150 का ये लेवल अगर ब्रेक करता है, यहाँ से मूव करता है, 150 के लेवल को टच करेगा ही करेगा। 2018 में भी टच किया है, उसके बाद 2019 में भी टच किया है, 2021 में या 20 में थोड़े दिन बाद ये इसे अगेन टच करेगा। अगर ये इसे क्रॉस कर जाता है तो 200-225 की रेंज के अंदर ये रुकेगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई जब भी एक शेयर तोड़ता है, कई सालों की कंसोलिडेशन के बाद तोड़ता है, तो काफ़ी ऊपर जाता है। तो 150 को अगर ये ब्रेक करेगा तो 225 के आसपास इसका 210-215 के आसपास टारगेट बनता है, जो कि आपको रखना चाहिए। सेफ शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहिए। फंडामेंटल जैसे जैसे इंप्रूव होंगे, फ्लाइट्स जैसे जैसे स्टार्ट होगी, तो इनके प्राइसेस भी इंप्रूव करेंगे। तो आपको इसे वॉच लिस्ट में लगाना चाहिए, धीरे धीरे अकोमुलेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसे सोचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।